अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शरात। बात करेंगे आज वफाकी बजट को वजीर सनत ने कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया और कई अहम ऐलानात किए। सबसे पहले तो कोई नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे हुकूमत की जानिब से। साथ में ये भी कहा कि कोरोना वायरस की वबा से मुकाबला करते हुए मनफी ग्रोथ के हालांकि इम्कानात हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि नेगेटिव ग्रोथ से जल्द अज जल्द पाकिस्तान को निजात मिल सके। सोशल स्पेंडिंग में कट देखने को मिला, बिस्प के फंड्स में कमी देखने को मिली। साथ में सेहत पर इखराजात में 130% का इजाफा हुआ। इस पर और कई फाइनेंशियल उमूर पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं इशफाक तोला साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा जनाब कि दुनिया भर में मईशतें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कुछ 10% तक, कुछ 20% तक। तो कोरोना वायरस का सामना करते हुए ये वाली बजट जो पेश की गई है, आपके मुताबिक कितनी ज्यादा तसल्ली बख्श है? देखिए, बजट में मेरा ख्याल है अगर हम इससे कोई आस लगा के बैठे थे कि ये वो बजट होगा जहां दूध और शहद की नहरें बहेंगी, तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो ख्वाहिशात या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो ठीक थी। तो मेरा ख्याल है ये न्यूट्रल बजट आप उसको कह सकते हैं। ना इसमें कोई मराहत है, ना इसमें कोई अपना ऐसे कोई कोर्सिव या अपना रेवेन्यू मेजर्स लगाए गए हैं कि जहाँ पर के आपको कोई ऐसे इश्यूज आए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर जब आपने कोई रेवेन्यू मेजर्स नहीं लिए, मराहत तो नहीं दिया आपने, अगर रेवेन्यू मेजर्स नहीं लिए तो आप इतना बड़ा टारगेट कैसे अचीव करेंगे? तो ये सवाल जो है आपका, मेरा ख्याल आप ही की तरफ से, मैं इफ्तिखार साहब ने मुझे गर्दन हिला दी है, तो इसका मतलब मैं आपका सवाल समझता हूँ। ये मेरा यही जानना चाह रहे थे, यही कि कितना रियलिस्टिक है ये टारगेट। और साथ में ये है कि जब तोला साहब ये भी फरमा रहे हैं, उनकी बड़ी एक विशफुल थिंकिंग है कि रेमिटेंसेस के थ्रू 21 बिलियन डॉलर्स उनको वहां से मिलेंगे। एक्सपोर्ट का हाल आपके सामने है। टैक्स कलेक्शन जो पिछले भी है वो 900 अरब का आपको शॉर्टफॉल है। तो ये फिर आप हथेली पे सरसों कैसे जमा रही है गवर्नमेंट, और कैसे उम्मीद दिला रही है लोगों को कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा? और फिर 2.1 का जो आपने ग्रोथ रेट भी रखा है कि टारगेट उसको भी अचीव करेंगे, माइनस से निकाल के ले जाएंगे। कितनी चीजें ये रियलिस्टिक है सर? ठीक है, मेरा ख्याल है हम बारी बारी एक एक चीज को हम लेके चलते हैं। पहले टैक्स टारगेट को लेके चलते हैं। टैक्स टारगेट मैं समझता हूँ कि अब बहुत मुश्किल हो गया होगा आपके लिए अचीव करना। ये तो अव्वल तो जब 5550 जो पिछले साल उन्होंने रखा था वही मुझे समझ पड़ी थी कि नहीं हो सकता। और अब जो रिवीजन है 3908, इसमें भी 100 से 150 बिलियन के सेल्स टैक्स के रिफंड 1125 के पड़े हुए हैं, और एडवांसेस भी काफी इन्होंने दिए हैं। तो इनको अगर मैं मिला लेता हूँ, ये करीब करीब 36-3700 के करीब रियलिस्टिकली पहुंचेंगे। अब अगले साल पे अगर आप आ जाएं और अगर मईशत का हाल यही रहा, कोविड की आपकी जो अल्लाह ना करे स्ट्रेंथ और लेंथ बढ़ जाए, और वो काफ़ी लोग केसेस भी अब आपके सामने बहुत आ रहे हैं, और हमारी जो टेस्टिंग जो हम करते हैं इसमें 25% तक आपको पॉजिटिव नजर आते हैं, अल्लाह रहम फरमाए हम पे। और अगर ये 3 महीने तक चलता है तो अभी ये चांस मेरे नज़दीक होगा कि 3 महीने से मुराद जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक क्वार्टर Q1 ऑफ 21 अगर हम चलते हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी जो मईशत की ग्रोथ होगी ना 1 से 1.5% के दरमियान रहेगी। क्योंकि ये बात भूलिएगा आप कि आपने ज़राअत के शोबे के लिए काफ़ी बड़ी आपने अभी एक्स्ट्रापोलेशन करके ना आपने रखा है कि जी आपकी ज़राअत 2.4 या 6% से बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि टिड्डी दल का जो हमला चल रहा है और जो आने वाले दिनों में आएगा, उसकी वजह से हमारी जो ज़राअत है उसमें काफ़ी इश्यूज आएंगे। दूसरा ये जो अब चला है समाज जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का, और अब ये शुगर केन का भी जो इश्यूज आपके चल रहे हैं, मेजर क्रॉप में से आपके आएंगे। जो कॉटन लास्ट टाइम आपकी काफ़ी डैमेज हो गई थी, तो मुझे लग रहा है लाइफ स्टॉक में भी इश्यूज आ रहे हैं आपके। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर 3 महीने तक ये कोविड रहा तो 1-1.5% के दरमियान आपकी शरह नमू रहेगी, और अगर उससे ज्यादा रहा तो मैं समझता हूँ शायद
अगर 6 महीने रह गया तो फिर आप नेगेटिव में आ जाएंगे। वर्ल्ड बैंक अभी से कह रहा है कि आप 1.5 मेरा ख्याल है नेगेटिव में रहेंगे, या 1.5 का ही कह रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि इंडिया 3.5% रहेगा, और वो ये भी कह रहा है कि जी बांग्लादेश 1% रहेगा प्लस। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपकी मईशत के लिए काफी डिफिकल्ट पीरियड होगा, और हमें ये देखना है कि इस इशू से आप कैसे बाहर आते हैं। अगर मईशत खराब हुई और मईशत का पहिया नहीं चला तो टैक्स रेवेन्यूज फिर आपके अगेन जेपरडाइज हो जाएंगे। और जो आपने 27% कह रहे हैं कि जी मैं बढ़ाऊंगा 3908 अरब से आप 4963 अरब पे ले जाना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ इस मईशत में इतनी जान है। हाँ, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो ग्रोथ आप दिखा रहे हैं, हमें लग रहा है कि जी वो पेट्रोलियम लेवी पे उन्होंने काफी इन्हिसार किया हुआ है उस तरफ भी, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में फिर से इन्होंने स्टेट बैंक के प्रॉफिट को 650 अरब रुपए का ये इन्होंने रेवेन्यू में टारगेट, नॉन रेवेन्यू टारगेट पर रखा है। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है सिचुएशन आगे वाजे होगी। अभी मैं इस पे ना कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और ये एवर इवॉल्विंग होगी, और जैसे ही आप वक्त के साथ साथ आप बताते रहेंगे क्या हो सकता है। लेकिन दोनों साहब, अगर गवर्नमेंट के पास कितनी कोई फिजिकल स्पेस है, कितनी कुछ और मराहत, क्योंकि यकीनी तौर पे इस मुश्किल सूरत हाल में अगर आपने इकोनॉमी के पहिए को चलाना भी है तो फिर क्या करना है, बुनियादी तौर पे क्या किया जाए आपके ख्याल में, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या ऐसे इकदाम हैं कि जो लिए जाएं जिससे कम से कम इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में मईशत का पहिया चलता रहे, लोग बेरोजगार ना हो, कहीं हम डिमांड को भी जनरेट कर सके ताकि सप्लाई की चेन चलती रहे। तो वो काइंडली जरा बताइएगा, क्योंकि अभी तो प्रपोजल्स हैं, डिस्कशन डिबेट होगी, उसके ये फाइनल डॉक्यूमेंट की शक्ल में सामने आएगी। देखिए, आपको सबसे पहले तो एसएमई सेक्टर को आपको परवान चढ़ाना होगा, और आपको जो एक्चुअली आपकी जो मुतवाजी मईशत है ना, पैरेलल इकोनॉमी, इसको आपको देखना होगा कि आप किस तरीके से उसको आप कॉन्फिडेंस में लेके बाहर ला सकते हैं। आपका आईएमएफ के जो एग्रीमेंट है, मेरा ख्याल है उस पर आपको आपकी एक रिकंसिडरेशन करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है उसके बाद ही कहीं जाके आपकी मईशत में कोई जान आएगी। मगर मुनसर ये करेगा कि आपका कोरोना का इम्पैक्ट कितना आता है मईशत के ऊपर। अगर फिर से आपको लॉकडाउन करना पड़ा 15 दिन या 1 महीने का, तो मेरा ख्याल है काफी आपको इश्यूज आएंगे, और अगर नहीं किया आपने और ये बढ़ गया तो उससे ज्यादा इशू है। तो मैं समझता हूँ जो हमने मई के महीने में खोल के, जो जब हमारी ट्रेजेक्ट्री ऊपर जा रही थी और हमने ये लॉकडाउन खोल दिया, मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि ब्लंडर था। और आपने देखा होगा इसकी वजह से उसके जो खमियाजा है अभी भुगत रहे हैं और आइंदा भुगतना पड़ेगा। उस वक्त शायद मईशत अगर 3.8 नहीं तो 5.8 हो जाती है, 1% हो जाती है माइनस, मगर आपको इम्पैक्ट का मेजर चंग जो होता है ना, ब्लो आ जाता। अगर आपके सामने केसेस आ जाते और आपकी ट्रेजेक्ट्री नीचे आ जाती और फिर अगर आप खोल देते तो कोई इतना मतलब नहीं, जो दुनिया ने किया। मगर हम दुनिया की मिसाल देते हैं कि जी अमेरिका की मईशत बहुत तगड़ी है, फिर भी वो लॉकडाउन के मुताबिक नहीं हुए, और दूसरी तरफ हम कहते हैं उनकी ये नहीं देखते कि ट्रेजेक्ट्री डाउन जा रही थी जब किया उन्होंने, आज तक वहां लॉकडाउन है। चाइना को आप देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें। अब एक तरफ आप उनकी मईशत को कंपेयर करते हैं, दूसरी तरफ जब आपको कोई एडवाइस देता है कि यार आप इसको देखिए, नोट छाप के आपको चलाना था मईशत को, आपने नहीं चलाया। अब आप देख लें, आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं तो 1400 और 21 अरब रुपए के नोट आप छाप चुके हैं। आपकी मनी सर्कुलेशन 11 महीनों में बढ़ी है। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में इसकी नजीर नहीं मिलती। पिछले 23 महीनों में हमने 89 बिलियन पर डे के हिसाब से, जिसमें छुट्टियां भी शामिल है, हमने नोटें छापी हैं या हमने मनी सर्कुलेशन बढ़ाया है। तो इससे इन्फ्लेशन तो आया है। अगर आप थोड़े बहुत और छाप देते तो मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा वो नहीं होता आपका, और आपका पहिया चलता रहता, टैक्स रेवेन्यू भी कम होती, भले आपके फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ जाता। मगर अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखेंगे या आगे चल के अपने लोन्स की जो देखेंगे रीपेमेंट्स को, तो मैं समझता हूँ आपके लिए आइंदा बहुत कड़ा वक्त आने वाला है। सही सही।
तो असद। इशफाक साहब, इसका मुतबादिल क्या होता? लॉकडाउन अगर ना करते या उससे पहले करते, बाद में कर लेते, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी क्या होती जनाब, जिससे मईशत को उसके निस्बत शायद फायदा हो जाता? इससे बेहतर हुकूमत वक्त क्या कर सकती थी लॉकडाउन के हवाले से जनाब? सर सबसे पहले तो लॉकडाउन आपको स्ट्रिक्ट करना था। ये हाफ हार्टेड हाफ कुक लॉकडाउन जो था ना, उसने आपको इन्हीं को फायदा इतना नहीं पहुंचा। मगर फिर भी आप देखें, शुरू का जो लॉकडाउन था स्पेशली कराची का, उससे आप मुझसे जी एग्री इत्तेफाक करेंगे कि वो लॉकडाउन से काफी फर्क पड़ा था। और एक ऐसा भी दिन आया था जिस दिन कराची में कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। ठीक है जी। ठीक है। तो सही। इसका मतलब है कि वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी और ये पूरे पाकिस्तान में अगर कर दी जाती तो ज्यादा बेहतर था। और उसकी कॉस्ट मैंने वर्कआउट करके दी है। मैंने एक आर्टिकल छापा था हमारे बिजनेस रिकॉर्डर में, और उसमें मैंने ये लिखा था जी। टू लॉकडाउन और एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। और उसमें हमने सारी कैलकुलेशन दी थी, आपको दुनिया की मिसालें दी थी। मगर मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा इनको इश्यूज आ गए कि ये क्यों नहीं चाह रहे थे इस वजह से ये। और मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल डिसीजन थे, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा इस पे कमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सिचुएशन पे रहें जरा, बजट के हवाले से तो सबसे अहम सवाल शायद यही बनता है कि टैक्स और रेवेन्यू के बीच आप इस खसारे को किस तरह मीट कर सकेंगे, लेकिन इस पर भी बात करेंगे अगले हिस्से में। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी बजट पर। हमारे साथ हैं इशफाक तोला साहब। इशफाक साहब, ये बताइएगा जनाब कि जो बात की जा रही है कि कोई नए टैक्सेस लागू नहीं होंगे, क्या इसका मतलब है कि मिनी बजट के वक्त हम उस तरह की नई टैक्स पॉलिसीज देख सकते हैं कि तब ये तमाम टैक्सेस अनाउंस किए जाएंगे? किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए, कोई नया टैक्स तो नहीं लगा। देखिए, मईशत और मरातें, ये दो मुतजाद चीजें नजर आ जी रही हैं इस बजट में। ना कोई मरात है, ना कोई मईशत की तरफ कोई आगे की तरफ जाने के लिए कोई आपने कोई गामजन कोई रास्ता मुतय्यन किया हुआ। मगर बात यह है कि कोई टैक्सेस आपने लगाए नहीं है, कुछ छूटें दी हैं आपने, कुछ मरातें जरूर मिली हैं। मईशत का डिपेंडेंट टोटल होगा कोरोना के आगे आपके स्पैन के ऊपर, कि कितना स्पैन आपका चलता है कोरोना का। और अगर आपके कलेक्शंस नहीं हुए और मेरा ख्याल है टैक्सेस जमा नहीं हुए आपके, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको मेरा ख्याल है आपको मिनी बजट लाना पड़ेगा अक्टूबर के अंदर। और और उस वक्त आपको ठीक जी। टैक्सों की भरमार देनी पड़ेगी। सही। सही। जी शराज लेकिन साहब। आपके ख्याल में तौला साहब, जो टैक्स बेस बढ़ाने की बात बार बार हो रही थी इस गवर्नमेंट की तरफ से कि ज्यादा बोझ डालने के बजाय उसके बेस को बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें भी हमें लगता है कि कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई गवर्नमेंट। एक तो उसकी वजूहत बताइएगा। दूसरा ये है कि बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का वजूद है जिसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो स्ट्रिक्ट रिजीम लेके आए थे टैक्सेशन के हवाले से, मनी ट्रेल के हवाले से, शनाख्ती कार्ड की शर्त किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, खरीदारी के लिए, आपको लगता है कि जिस तरह इस गवर्नमेंट ने कुछ सेकंड थॉट लिए कि एमनेस्टी स्कीम लेके आई, अब इस पेंडेमिक को लेके ये शनाख्ती कार्ड की शर्त को अगरचे अब 50,000 से बढ़ा के ₹1,00,000 कर दिया है, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया जाए और साथ में जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट है उसको भी जो 4% पे लाने की बात हो रही है, अगर वहां पे ले आए तो क्या उस सूरत में मुल्क के अंदर मईशत का पहिया बेहतर अंदाज में चल पाएगा? क्या समझते हैं, इकदाम जरूरी आपको लगते हैं? ये बिल्कुल सारे इकदाम जो आपने कहा ना शिराज साहब, वो बिल्कुल ही ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसमें काफी वजन है आपकी बात में। और ये मैं तो पहले से पिछले साल से कह रहा हूँ आपको, और ये भी 50,000 पे भी ये बात और मामला चल जाता अगर उस वक्त हमारी बात मान ली जाती, अनॉमली कमेटी जिसको मैं चेयर कर रहा था। मगर हमारा ख्याल है पता नहीं उस वक्त हुकूमत का क्या माइंडसेट था। वो नहीं चाह रहे थे कि 50,000 ही रहता। वो चाहते थे हम फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने कहा ये फौरी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, आपको 6 महीने का टाइम उस वक्त देना पड़ेगा और उसको ग्रेजुअली करना पड़ेगा, 20%, फिर 10% बढ़ाना पड़ेगा।
मैं उनके जहनों में जो हमारे उस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में जो दोस्त बैठे हुए थे या जो एफबीआर की जो कमांड संभाले हुए थे, उनके नज़दीक ये चीज़ मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं थी उस वक्त। दूसरी तरफ आपने जो कहा कि जी इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, तो दुनिया यही कर रही है और मेरा ख्याल है जहाँ पर हमारे मईशतदान है उसी किस्म के मईशतदान दुनिया में भी हैं। तो जब वो ये सोच रहे हैं तो हम भी बिल्कुल इस तरीके से सोचें। और अमेरिका वगैरह में तो कहते हैं जीरो इंटरेस्ट रेट पे काम होगा अगले कोई 1-2 साल तक। तो हम अगर 3-4% में ले आए तो मैं समझ रहा हूँ काफी बेहतर होगा। अच्छा मुतवाज़ी इशफाक इकोनॉमी की साहब जो ये भी जी 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 बताएं सर। इकोनॉमी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जब तक अब आप इसको सही मायनों में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसको आप लेके आए। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो 19 या 20% है, रीचिंग नहीं है, बैंक की रीच नहीं है। तो आप ये कॉमन करें, छोटे छोटे बिजनेसेस खोलें, इनके अकाउंट खोलें, इनको ऑनलाइन चीज़ें दें। जैसे चाइना में भी इसी तरीके से ग्रो हुआ, तो दुनिया ऐसे ही ग्रो कर रही है। मगर हमारे यहाँ मेरा ख्याल है काफ़ी एक मुझे समझ नहीं पड़ी कि किस तरीके से हम इस मीशत को मैनेज करना चाह रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेलू कट्टे, मुर्गियां, अंडे, इन सब की बातें की और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था अगर आप देहातों में ये करते। तो ये मजाक भी बन गया और मेरा ख्याल है इस पर अमलदारी भी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों पे भी अगर आप तवज्जो देते थोड़ी बहुत मईशत को इम्प्रूवमेंट वो ला सकती थी। दूसरा आप लोकली आप लोगों को लोन दें छोटे छोटे कारोबार के लिए, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इनको अपने टूल्स के लिए आप कारोबार के लिए पैसे दें और कर्जे हंसना के तौर पे ना दें, आप भले लोन दे दें, कोई इंटरेस्ट भी ले लें से आप उनको आप परवान चढ़ाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दें, मोबाइल रिपेयरिंग का आप काम कराएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा इशफाक साहब अभी एक बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, हुकूमत पर जो तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तरजीहात के हवाले से शायद हुकूमत को अपने प्रायोरिटी स्ट्रेट करने चाहिए थे और जो दफाई अखराजात हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन के साथ। लेकिन उस पर हुकूमत के नुमाइंदे और हुकूमत के चाहने वालों का ये कहना है कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद किस्म की तनकीद है, क्योंकि जो हेल्थ स्पेंडिंग है और एजुकेशन पर जो स्पेंडिंग है, तालीम पर और सेहत पर, वो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों बजट्स को कंपेयर किया नहीं जा सकता। वो फिर आगे जाके सूबाई बजट उनको सप्लीमेंट करेगा। किस तरह देखते हैं जनाब? ये बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं तो कहता हूँ कि मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी टू से, डिस्पेंस के साथ तो आप जाती कर रहे हो दूसरे साल में। आपने उनको इंक्रीज ही नहीं, और बेचारे अपने मुंह से कहने पे मजबूर हो गए कि जी हमें नहीं चाहिए। उनको पता है अगर कहेंगे तो इधर उधर से करके दे भी देंगे तो फिर फायदा नहीं होगा हमें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बात बहुत सच है कि मगर एजुकेशन का जो खर्चा होता है मेरे हिसाब से 400 बिलियन पंजाब में होता है, 500 400 से 500 बिलियन सिंध में भी होता है। तो एजुकेशन का भी आपका 3-4% ऑफ द जीडीपी हो जाता है और दूसरे मुल्कों में भी 5-6% से ज्यादा नहीं। हाँ, हमें गोश्त स्कूलों पे और इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये क्या है और किस तरीके से हम करना चाह रहे हैं इसको। एजुकेशन पे आप और डिफेंस को तो बल्कि आपको बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ जो डिफेंस के साथ आप वेंचर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये आप सिक्योरिटी रिस्क है। और वही वजह है, मैं समझता हूँ कि जो 600 अरब का टारगेट एफबीआर पिछले साल, यानी पिछले साल तो कोरोना नहीं था ना, उस वक्त भी आप 4400 के बजाय 3800 पे आया और लाइफ टाइम में पहली दफा पाकिस्तान में हुआ कि नेगेटिव ग्रोथ हुई। तो उसकी मेरा ख्याल है कोई मिसालें नहीं मिलती हैं। इकोनॉमिक प्रायोरिटी है, मेरा ख्याल है होमवर्क नहीं था पीटीआई का आने से पहले। तो सब आपको क्या लगता है? इनफैक्ट हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो सी पैक के नीचे इकोनॉमिक जोन, सनती जोन बन रहे हैं, वो इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर हमारे लिए कोई हेल्पफुल होंगे। और कम से कम हम ये समझे कि पाकिस्तान में माइशत का पहिया रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं चलता रहेगा। तो उससे कोई हेल्प आएगी या उस पर कोई? बिल्कुल हेल्प होगी आपका। अगर नई इंडस्ट्री लगती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, टैक्सेस आते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। मगर बात यह है कि आप देखिए अब 4 साल गुजर गए सी पैक को जब हमने साइन किया।
मुझे बताएं इसकी इसकी प्रोग्रेस क्या है। 2 साल से मुझे कोई प्रोग्रेस सच नजर नहीं आ रही है। आपको तो आपके पाकिस्तान की ये गेम चेंजर है, तो आपको तो अवाम को डेली बेसिस पे देना चाहिए कि जी आज इतनी जेटियां लग रही हैं, इतनी जेटियों पे काम हो रहा है, ये इकोनॉमिक है, इतनी इन्वेस्टमेंट आई है। जैसे हम कोरोना की ब्रीफिंग देते ना, वैसे सीपैक की भी ब्रीफिंग देनी चाहिए इनको, और मईशत पे भी देनी चाहिए। मगर मेरा ख्याल है बड़ी स्लो प्रोग्रेस हो रही है। इसी वजह ये भी हो सकता है कि चाइना भी खुद पेंडेमिक में मसले में फंसा, मगर अब वो फारिग हो गया। मेरा ख्याल है आप वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सीपैक के अंदर आपका जो है ना मुस्तकबिल मौजूद है। सही सही सही। और इनफैक्ट थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि बहरहाल रीजन के अंदर कहा जाता है कि हमारा जो टैक्स रेशो टू जीडीपी है वो 11% हार्डली है। इससे पहले शबर जैदी साहब को लेके आए, कहा जा रहा था कि टैक्स के मामलात के बड़े एक्सपर्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, चीज़ों को समझते हैं, कैसे एड्रेस किया जा सकता है। वो तजर्बा बुरी तरह नाकाम रहा। तो सर अब इस रेशो को बेहतर करने के लिए आप भी, जाहिर सी बात है आपकी एक्सपर्टीज भी है इस एरिया में, तो गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए सर कि कम से कम जब तक ये रेशो नहीं बढ़ेगा तो फिजिकल स्पेस नहीं बन पाएगी और हुकूमत के हाथ जो ही बंधे रहेंगे। कभी हमें आईएमएफ की तरफ जाना पड़ेगा, कभी अपना पेट काटना पड़ेगा, तो फिर तो हम फ्रीली डिसीजन नहीं ले सकते। उन एरियाज को हम अपने प्रायोरिटीज में ला ही नहीं सकते जो कि एक्चुअल प्रायोरिटीज होनी चाहिए। दो चीजें आप देख लें। एक तो मैं ये समझता हूँ टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी हुई है, और आप देख लीजिए उसमें कि जो ब्लूप्रिंट है आपके सामने, आप देख लीजिए, उसको आप अमलदारी कर लें तो मेरा ख्याल है शायद आपको पूरी चीज आपका सिस्टम आ जाएगा। आप भी लगता है इमरान खान साहब की तरह इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि हर तरफ माफियाज बैठे हैं और माफिया स्टेटस को तोड़ने के खिलाफ है। वो स्टेटस को के साथ चलना चाहते हैं, लिहाजा जो भी तोड़ने के लिए आता है नाकाम होकर घर चला जाता है, स्टेटस को बरकरार रहता है। ये हो सकता है इसे अदरवाइज भी निकल आए, अब कुछ कह नहीं सकते ना। हो सकता है कि ये आ जाए वहां से कि जी के शायद वो प्रोटेक्शन दे रहे थे अपने पुराने क्लाइंटों को जो कि नहीं दे रहे थे, वो मैं समझता हूँ। और मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, पर ये भी एक थियरी आई है ना पीआर से मेरे पास कि जी उनका तो काम ही था कि 100 क्लाइंट थे उनको ये प्रोटेक्ट करता है कि ऐसी बात मैं नहीं समझता ये बात दुरुस्त है। और ये भी आई है एक, तो वही आपकी बातें सही है कि जो अगर कोई माफिया है वो काम नहीं करने देते, तो ये सब पता चल जाएगा। अच्छा वही इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। इशफाक साहब, इस माफियाज के नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए बहुत बार हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आपके हर जगह कार्टेल बने हुए हैं और उस वजह से आपकी मईशत कंपेटिटिव हो नहीं पाती। आपने खुद चीनी का जिक्र किया, लेकिन वही तनकीद की जाती है ऑटो के मुतालिक, वही तनकीद की जाती है सीमेंट के मुतालिक और दीगर इस तरह जो इंडस्ट्रीज हैं। इसको किस तरह रेगुलेट करना चाहिए? कंपटीशन कमीशन को ज्यादा बाइख्तियार बनाना चाहिए? रिफॉर्म का लाहे अमल क्या होना चाहिए तोला साहब? तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जैसे ये आप कंपटीशन कमीशन या SECP FBR की आप बात करें, शुगर रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, आप सबने आई एम श्योर पढ़ी है, 100 पेज आप पढ़ लें। उसमें मैंने एक चीज देखी जो मुझे समझ पड़ी कि जी के जो रिकवरी होनी चाहिए 12.38% होनी चाहिए, जो कि उन्होंने आई एम श्योर देखी है कहीं किसी ईमेल से, किसी एक शुगर मिल की ईमेल से। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 10-10.5% से ऊपर नहीं होती है। तो पूरी रिपोर्ट की जो प्रेमाइस है ना वो उसी पे बिल्टअप हो गई है। कॉस्ट भी उसी पे वर्कआउट हुई है, स्टॉक्स भी उसी पे वर्कआउट हुए हैं, अगली प्राइस भी उसी पे वर्कआउट हुई है। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा कि हूँ इज राइट 10% राइट है, 12.5% राइट है? ठीक है जी। पर्पस तो ये था कि वो रिपोर्ट डिसाइड करती तमाम स्टेक होल्डर्स के आगे, और कमीशन में आप जज लेके आते जो कि देखता कि FIA की जो रिपोर्ट, इंक्वायरी की रिपोर्ट थी, उसको कमीशन में आप ट्रांसलेट करते इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर, तो शायद ज्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती। अब वो रिपोर्ट स्टे हो गई है, उसमें और भी चीजें निकलेंगी। इस तरीके से आपको दो काम करने पड़ेंगे सर। ये आपकी अदालतें, आप तो माशाल्लाह खुद बैरिस्टर हैं, आप खुद जानते हैं इस चीजों को कि अगर मैं दो चीजों को मैं है ना बिल्कुल सही मायने में कर लूं, एक तो बिजनेस के और टैक्स के कोर्ट्स आप अलग कर दें, और वो स्पीडी समरी चीजें होनी चाहिए जो कि स्पीड से हो, ताकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी स्टॉक अप ना हो और मामला बिजनेस के चलते रहे। ठीक है ना, इसमें नैब या इन किस्म के ये जो इदारे हैं ना इनको आप इन्वॉल्व ना करें।
दूसरा एक काम ठीक आप है। कर लें इस मुल्क में, मैं आपको कहता हूँ 50% से ज्यादा की जड़ खत्म हो जाएगी। ये अगर मैं आज बैठ जी के किसी पे इल्जाम लगाता हूँ, ठीक है ना, और कोई भी इल्जाम लगाता है, तो उसका ये एक आपका जो डेफेमेशन का जो लॉ है ना, उसमें 100 ऐसे अच्छे जज आप लेके आ जाएं कि उनकी कोर्ट डे टू डे ऑपरेट करे, और हैवी फाइन और हैवी आपके सेंटेंसेस होने चाहिए, ताकि आइंदा कोई किसी पे गलत इल्जाम ना लगाए। जजा और सजा जो है ना, ये मीडिया पे हम बैठे होते हैं सारा सारा दिन माशाल्लाह से, हमने कहा जी मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक, अब मुसद्दिका इत्तला तो मैं फिर आप मुझसे, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुसद्दिका सोर्स क्या है, बोलेगा जी सॉरी मैं नहीं बताता। ठीक है, तो ये जजा और सजा जो अमल है ना, उसमें तेजी आपको खुद को लानी पड़ेगी। वो और तोला साहब आप ये बिल्कुल आप मेरा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। ये देखें, 100 हमने अभी सर मुल्क में डेफिनेशन के ऊपर हमने तो अभी सर मुसद्दिका इतला के मुतालिक शबर जैदी साहब के बारे में भी इतनी ज्यादा वो बातें फ्लोट की हैं यहाँ। जो इंडस्ट्रीज का इशू है, एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस का इशू है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं कि डेफेमेशन होती है, इल्जामात लगाए जाते हैं जो कि बेबुनियाद हैं। अब इसको स्ट्रीमलाइन किस तरह किया जाए जनाब इंडस्ट्री के मुताबिक? जो ऑटो आप ले लें, जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं शायद वो उस मेयार के नहीं है जो कि दुनिया भर में आपको मिलने चाहिए। कंपटीशन तोला साहब वापस किस तरह लाया जाए? सर आपको इंडस्ट्री लेवल पे आपको उनके बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे, और वो बोर्ड्स की आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी डिफरेंट वे में। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी बजट की और हमारे इकोनॉमिक तरजीहात पर। हमारे साथ हैं अशफाक तोला साहब। अशफाक साहब, आपका इन अमूर पर आपकी गहरी नजर रहती है, तो उसका फायदा उठाते हुए इस हुकूमत ने जब कैंपेन कर रही थी, और इसको हम सियासत के दायरे में तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बार बार वही बात कि डार साहब के दौर में बहुत ज्यादा कर्जा में इजाफा देखने को मिला, और हम हर हाल में कोशिश करेंगे, चाहे ऑस्टेरिटी के जरिए चाहे रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए, कि परमानेंट डेब्ट में किसी तरह से कमी की जाए। लेकिन हुकूमत संभालते ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी वही अमल किया और आपके डेट में एक बार फिर इजाफा हुआ। इस पर पॉपुलिस्ट बात ज्यादा होती है, इसका हल क्या है जनाब? सर मेरा ख्याल है शायद बात आपने की तो ठीक है, मगर थोड़ी सी मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है जी, ठीक है। और वही बात थी कि नोट छापना, कर्जा लेना, और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखें, डार साहब के दौर में अगर कोई इवेल्युएट करे, डार साहब की बात सिर्फ नहीं हो रही है, काफी 10 सालों की मैं बात करता हूँ, कि डार साहब ने जब कर्जा किया था ना, तो 14,000 अरब था आपका कर्जा। ठीक है जी, और आपकी जीडीपी 22,000 अरब थी या 20,000 अरब थी, भी बढ़ाई थी। आपकी कोई बैलेंस शीट नहीं बनती है, आपका जो पैमाना है वो है डेट टू जीडीपी। तो डेट आपका 4,000 अरब से बढ़ा था नेट, और जीडीपी आपकी बढ़ी थी 12,000 अरब से या 13,000 अरब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 3 फोल्ड आपने डेट से जीडीपी को अपनी मल्टीप्लाई कर दिया था। तो चले वो डार साहब पे अपना इल्जाम वो तो खुद क्लियर करेंगे वो क्या चाहते हैं, मगर मैं अपने तौर पे तजिए के तौर पे ये कहता हूँ कि मेरा ख्याल है वो गोल्डन एरा था। अब आप देखें, अब आप माइनस में जा रहे हैं और आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। आपकी जीडीपी श्रिंक हुई है, आपकी अब 42,000 पे आई है। ठीक है जी, और आपके कर्जे जो बड़े हैं वो अब आपके ग्रॉस पब्लिक डेट जो आपके 42,000 पे है, और आपके अपने डेट 37,000 पे मार्च में पहुंच चुके थे। तो मुझे आप बताएं, कहाँ 18,000 थे? इससे बाद जब मिफ्ता इस्माइल साहब छोड़ के गए थे तो 24,000 थे। उसमें से अगर मैं कैश सरप्लस निकाल दूं तो 23,000 समथिंग बनते थे। अब 35,000 है। तो 14,000 से 24,000 हुए थे 5 सालों में, और 24,000 से 35,000 हुए हैं 23 महीने में।
सबसे पहले आप आ जाएं कि वो इंपोर्ट आखिरी साल में बिल्कुल बढ़ी थी, 18,000 अरब वो इलेक्शन ईयर था, और उस इलेक्शन ईयर में आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा था उसकी वजह ये थी कि आपकी काफी इंपोर्ट सीपैक से रिलेटेड भी हुई है, जिसके अगेंस्ट आपकी बोरोइंग नहीं थी। ठीक है सर, पहले उसको अलग कर दें। दूसरा उन्होंने कहा कि जी इंपोर्ट अगर बढ़ती है तो इंपोर्ट बढ़ने से आपका जो है ना टिश्यू पेपर से लेके हर चीज बढ़ती है और वो टैक्स नहीं देते, तो इंपोर्ट अगर आती है तो सबसे पहले पोर्ट पे ही टैक्स कलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये कहना टैक्स नहीं आया था तो मैं इसको नहीं मानता। और अगर वो स्मगल होके आई है तो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का हिस्सा नहीं होती है वो। ठीक है सर, तो ये तीन चीजें हम अलग कर देते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताएं, मैं अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का मैं बहुत बड़ा हामी हूँ। मैं मेरी इंडस्ट्री को कहाँ प्रोटेक्ट करूंगा अगर मुझे कोई कंट्री डंप कर रहा हो, मेरे यहाँ मेरे मुल्क में मेरा सामान डंप कर रहा हो। और अगर डंप नहीं कर रहा, डंप कर रहा है तो हमारे पास, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पूरी अथॉरिटी है कि उसमें हम आरडीज भी लगाते थे, एंटी डंपिंग में आप जो काउंटर वेल ड्यूटी भी आप लगाते थे, WTO भी इन्वॉल्व हो सकता था। ऐसी कोई चीज हमारे सामने नजर नहीं है और काफी आरडीज भी लगाई गई। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की इनएफिशिएंसी को मैं प्रोटेक्ट करता हूं तो आप समझते हैं क्या मैं ठीक कर रहा हूं? इनएफिशिएंसी का मतलब यह है कि एक गाड़ी बननी थी जिसमें 94% पार्ट पाकिस्तान में बनने थे और वो मुझे 27 लाख रुपए की मिल रही है, और वही अगर मैं इंपोर्टेड गाड़ी बगैर टैक्सों का, दोनों के मैं टैक्सेस निकालूं, उनके सीकेडीज की और लोकल कंपोनेंट की, और उनके इंपोर्ट सीकेडीज और कंप्लीट गाड़ी की, ठीक है जी, सीबीयूज, आपको क्वालिटी से पता लग जाएगा कि प्राइस और क्वालिटी किसकी अच्छी है। आज आप नई गाड़ी पाकिस्तान में लेने जाए 2 एसआरबी बैग मिलते हैं, वही चीज पुरानी जैपनीज गाड़ियों में आती है, 6 एसआरबी बैग आते हैं उसमें। बेटर प्रोडक्ट, लेस प्राइस, बेटर क्वालिटी। तो मैं क्या अपनी इनएफिशिएंसी को प्रोटेक्ट करूं? नंबर 1। नंबर 2, अब चीनी की बात आ रही है जब, तो हम कह रहे हैं कि चीनी माफिया है, एक्सपोर्ट करती है, और हम कहते हैं कि वो करेंसी कमा रही है, वो आप कहते हैं कि माफिया वो ले जाती है। क्या आपकी बात? तो आप चीनी क्यों कल्टीवेट करते हो? शुगर केन, आप कॉटन कल्टीवेट करो ताकि आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बढ़े, चीनी इंपोर्ट कर लीजिए, आप वो सस्ती है। वहां तो आपकी पॉलिसी डिफरेंट हो गई है। फर्टिलाइजर में आप आ जाए, फर्टिलाइजर में भी यही हाल होगा। काफी ऐसी चीजें निकलेंगी आपको जहां पर आपकी लोकल कॉस्ट की इनएफिशिएंसी है, तो मैं उसको सब्सिडी नहीं दे सकता, ना उसको मैं कवर कर सकता। अब आ जाइए स्टेट 4 अरब के कर्जे वापिस किए, बहुत अच्छी बात है। हमने कर्जे लिए कितने पहले ये भी तो पता चले हमें। नेट बोरोइंग 10,000 अरब की है एक साल, डॉलर। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नेट बोरोइंग कर रहे हैं। जब हमारे तोला साहब, हमें क्योंकि 24,000 हमें सर क्लोजिंग पे जाना है सर, तो अगर मुख्तसरन आप कंक्लूड कर लें ताकि आपकी भी आर्ग्यूमेंट मुकम्मल हो सके, फिर क्लोज करते हैं सर। आखिरी में आर्गुमेंट आपको ये दूंगा कि स्टेट बैंक बिल्कुल सप्लाई ऑफ क्रेडिट और मनी को देख रहा है। आज देख लें, आप दोनों माशाल्लाह पाकिस्तान के नामवर एंकरों में से हैं। आप देखिए स्टेट बैंक की वीकली रिपोर्ट छपती है, M2 की ब्रॉड मनी रिपोर्ट छपती है। इस साल 10 महीनों में हमने 1400 और 21 अरब रुपए के नई करेंसी सर्कुलेशन आई है, 89 बिलियन पर मंथ। इससे पहले आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 49 बिलियन भी थे। तो फिर ये कहाँ गई? और स्टेट बैंक से लोन नहीं लिया आपने, आपकी बोरोइंग तो आपने प्राइवेट बैंकों से ली है, जिसकी वजह से प्राइवेट जो क्रेडिट सफोकेट हो गई। इसी पर से वाइंड अप करते हैं। इशफाक तोला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का, और बजट और उसके कई जो तकनीकी नुकात थे उनके मुतालिक हमें गाइड करना। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाजत दें। कल तक खुदा हाफिज।